बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 20th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिस तरह के 19th लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के बारे में हमने कुछ डिस्कशन की थी और वहाँ पे हमने कुछ आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर फाइंड करने की भी डिफरेंट टेक्निक्स की थी। आज के लेक्चर में हम मज़ीद कुछ आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए टेक्निक करेंगे और आज जो हम ये करेंगे इसमें एक मैट्रिक्स जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है वो इन्वॉल्व है। ठीक है। Let L is some linear operator defined by L of AT square plus BT plus C is equal to minus BT minus 2C। तो ये जो लीनियर ऑपरेटर है ये हमें जैसे कि पता है कि लीनियर ऑपरेटर मींस कि ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो एक सेट से उसी सेट पर हो, यानी P2 से P2 पर यहाँ पर डिफाइंड है। अब L जो है वो P2 का कोई एलिमेंट यानी सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C के ऊपर अगर लगाते हैं तो ये जो ऑपरेटर है ये यहाँ पर ये काम करता है कि ये आउटपुट में जो रिज़ल्ट देता है माइनस BT और माइनस 2C के इक्वल है। अब इस आइगन प्रॉब्लम को L के लिए जो हम यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ या आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है ये। तो ये जो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं। यानी अगर हम दो बेसिस के सेट ले लें जो कि इसने प्रॉब्लम के अंदर डिफाइन कर दिए हैं, फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आइगन प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ द बेसिस एस 1 minus t, 1 plus t and t square, and t is the set t minus 1, 1 and t square for P2। तो ये दो बेसिस के सेट दिए हुए हैं P2 के लिए और इनका क्या काम है कि ये हमें पता है कि ये अगर बेसिस को बिलोंग कर रहे हैं तो ये जो P2 के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं यानी सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल्स उनको जनरेट करते हैं, यानी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने से हमारा सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल जनरेट हो जाता है। और बल्कि ना सिर्फ जनरेट होता है, एक पॉलिनोमियल जनरेट नहीं होता बल्कि पूरी स्पेस P2 जनरेट हो जाती है। और इसी तरह से T जो इसने सेट बताया है बेसिस का, तो ये इसके अंदर तीन वेक्टर्स हैं T minus 1, 1 और T स्क्वायर। तो ये तीनों वेक्टर्स मिल के भी पूरी एक P2 की जनरेट कर रहे हैं जो वेक्टर स्पेस है। Now to find the matrix A that represent L with respect to the basis S we compute। तो हम यहाँ पर with respect to S अगर कोई मैट्रिक्स जनरेट करें जो कि इस L जो लीनियर ऑपरेटर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर L अप्लाई करेंगे पहले वेक्टर के ऊपर 1 माइनस T के ऊपर लगाएंगे और उससे हमारा रिजल्ट आता है। ये जो ऑपरेटर है ये किस तरह से आउटपुट जनरेट करता है कि T का कोएफिशिएंट नेगेटिव करके मल्टीप्लाई कर देता है T के साथ और प्लस C जो है इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो हम यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हैं कि T का जो कोएफिशिएंट है उसने नेगेटिव कर दिया उसको, यानी अगर T के साथ माइनस था तो वो प्लस T कर देगा और जो कांस्टेंट टर्म है उसको -2 से मल्टीप्लाई करता है, यानी -2 से मल्टीप्लाई करके 1 को लिख देगा तो -2 रिजल्ट आ जाएगा। तो आउटपुट हमारा जो है वो T-2 आ जाता है। अब T-2 जो है ये एक आउटपुट आ रहा है और आउटपुट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बेसिस सेट S। तो इसको लिखने के लिए हम लिखते हैं A1 into 1 minus t plus A2 into 1 plus t plus A3 into t square। तो इस तरह लिखने से हम यहाँ पर दोनों साइड्स को में जो हमारे t है, t स्क्वायर है या कांस्टेंट टर्म्स हैं उनके कंपैरिजन करने से हमें यहाँ पे A1, A2 और A3 की वैल्यूज मिल जाएंगी। ये तीनों वैल्यूज फाइंड करके जब हम यहाँ वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी A1 की वैल्यू है -3/2, A2 की वैल्यू -1/2
और A3 की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो हमें वो लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, यानी t-2 जो है वो इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से कैसे जनरेट हो रहा है। इसी तरह से L ऑफ 1 प्लस टी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो -t-2 आ जाता है, और इसी तरह से उसको भी A1, A2 और A3 की फॉर्म में लिखने से हमारे पास ये जो रिजल्ट आता है लीनियर कॉम्बिनेशन, ये हमारे पास ये आ जाता है। इसी तरह L ऑफ टी स्क्वायर को जब करेंगे तो टी स्क्वायर का जब करते हैं हम आउटपुट, तो वो कोएफिशिएंट लेता है t का और फिर कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करता है। तो टी स्क्वायर की टर्म को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसको, इसलिए 0 आंसर आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी प्लस 0 टी स्क्वायर। तो इनको फिर हम यहाँ पे इनके हमें पता है ऑलरेडी कि हम मैट्रिक्स कैसे जनरेट करते हैं, इनके कोएफिशिएंट्स ले लेते हैं, यानी 1 माइनस टी का कोएफिशिएंट ले लिया, 1 प्लस टी का कोएफिशिएंट ले लिया और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट ले लिया। तो वो हमारा ये कॉलम वेक्टर आता है, यानी -3/2, -1/2 और 0। इसी तरह से दूसरा कॉलम वेक्टर हमारा -1/2, -3/2 और 0 आ जाता है, और टी स्क्वायर पर जब L अप्लाई करते हैं तो उससे जो आउटपुट आती है वो 0 0 0 आ जाती है, यानी एक 0 वेक्टर आ जाता है। तो इनको तीनों को हम जब 1, 2 और 3 कॉलम्स में रखते हैं तो ये मैट्रिक्स A जनरेट हो जाता है। ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स A है ये उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस S रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द मैट्रिक्स आइगन प्रॉब्लम फॉर L, हमें पता है कि हम लिखते थे L ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा x। तो अब L की जगह पर हमारे पास मैट्रिक्स A आ गया है, तो अब हम लिखेंगे AX इज इक्वल टू लैम्डा x। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है लैम्डा फाइंड करने का, वो हम इस तरीके से फिर कर सकेंगे, AX इज इक्वल टू लैम्डा x, ये एक्सप्रेशन लिखने से। इसी तरह से आगे हम अपने प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वापस चाहती हूँ मैं, ये जो हमने यहाँ पर इसी एग्जांपल में t एक सेट लिखा हुआ है, अभी तक हमने इसको यूज़ नहीं किया, तो इस सेट को हम इसलिए यूज़ करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस t हम मैट्रिक्स जनरेट करने जा रहे हैं। और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ये स्टडी किया था कि दो मुख्तलिफ बेसिस से मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट होते हैं। अब t बेसिस अगर ले लेते हैं तो t बेसिस लेने से हम एक और मैट्रिक्स जनरेट करेंगे यहाँ पे, और वो मैट्रिक्स जो है उसको फिर हम यहाँ पे जब लिखते हैं तो वो B मैट्रिक्स बनता है। और इसके आप देख सकते हैं कि तीनों कॉलम्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट हैं A मैट्रिक्स से। ये मैट्रिक्स तो डिफरेंट है, लेकिन हम यहाँ से आइगन वैल्यूज इस मैट्रिक्स को लेके फाइंड कर सकते हैं, Bx इज इक्वल टू लैम्डा x लिख के। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने दो मुख्तलिफ बेसिस ली और दोनों डिफरेंट बेसिस के लिहाज से हमने एक्सप्रेशन लिख लिया Ax इज इक्वल टू लैम्डा x और इसी तरह से Bx इज इक्वल टू लैम्डा x। तो क्या इन दोनों के केस में हमारी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर सेम आएंगे? तो वो सेम आएंगे, यानी हम कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं, कोई भी बेसिस लेके मैट्रिक्स लिख देते हैं, मैट्रिक्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को या लीनियर ऑपरेटर को। तो जब हम आइगन वैल्यूज किसी भी मैट्रिक्स को यूज करके करेंगे तो आइगन वैल्यूज भी वही आएंगी और आइगन वेक्टर्स भी सेम आएंगे। और इसको आगे देखते हैं हम। अब हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कंप्यूट कैसे करेंगे। अच्छा, ये इसने एक रिजल्ट दे दिया यहाँ पे कि जो आइगन वैल्यूज हैं और आइगन वेक्टर्स हैं वो आइगन वैल्यूज ऑफ L विल नॉट डिपेंड ऑन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग L। ठीक है ना, जो आइगन वैल्यूज हैं L की, तो वो चाहे आप मैट्रिक्स A लिख रहे हैं या B लिख रहे हैं, वो इन मैट्रिसेस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, आइगन वैल्यूज जो है वो डिपेंड नहीं करती, यानी आइगन वैल्यूज कुछ स्टैंडर्ड होती हैं, यानी कोई मैट्रिक्स से रिलेटेड L से रिलेटेड आइगन वैल्यूज सेम होंगी चाहे आप कोई भी मैट्रिक्स यूज कर लें, क्योंकि हमें पता है कि एक वेक्टर स्पेस की बहुत सारे सेट ऑफ बेसिस हो सकते हैं। तो जब सेट ऑफ बेसिस चेंज होगा तो ऑब्वियसली उसके लिए जो मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा। लेकिन चाहे कोई भी मैट्रिक्स हम किसी भी बेसिस के लिहाज से लिखते हैं, वो मैट्रिक्स जो है वो रिप्रेजेंट उसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कर रहा होगा। एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिफरेंट मैट्रिसेस हो सकते हैं, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो एक ही है, इसीलिए उसके जो आइगन वैल्यूज है और आइगन वेक्टर्स है वो भी
वही रहेंगे, सेम रहेंगे, चाहे हम किसी भी फॉर्म में उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, अब हम आते हैं मैट्रिसेस के थ्रू आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। एग्जांपल 10 है, let a is equal to 1 1 and minus 2 4. We wish to find the eigen values of a and their associated eigen vectors. ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स से रिलेटेड आइगन वैल्यूज और फिर आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो जैसे कि हमें पता है हमने क्या लिखना है, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो ए और x विल बी इक्वल टू x1 x2 और लैम्डा x1 x2। तो ये हमारी एक इक्वेशन आएगी जिसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ से जब हम करते हैं सॉल्व इसको तो दो इक्वेशंस आ जाती हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू लैम्डा x1 और दूसरी इक्वेशन है -2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू लैम्डा x2। और इसमें आप दोनों इक्वेशंस में देखें तो फर्स्ट वन में x1 दोनों साइड पे नज़र आ रहा है, तो उनको अगर हम कंबाइन कर लें तो हम लिख सकते हैं लैम्डा -1 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन में से हम लिख सकते हैं, उसमें आप देखें दोनों साइड्स पर x2 नज़र आ रहा है, तो x2 को अगर कॉमन ले लें लेफ्ट साइड पर, इसको राइट साइड पर शिफ्ट कर लें तो हमारा आ जाएगा लैम्डा -4 इंटू x2 इज इक्वल टू प्लस 2x1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेट ऑफ इक्वेशंस आ गया 5b। अब ये जो हमारा सिस्टम है ये होमोजीनियस सिस्टम है, इसमें दो अननोन्स हैं x1 और x2, और इसका अगर हम ट्रिवियल सोल्यूशन, तो हमें पता है कि x1 की वैल्यू भी 0 होगी, x2 की भी 0 होगी, ये ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। लेकिन हम ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के साथ। तो अगर हमें लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें लैम्डा -1 को फॉर एग्जांपल 0 रखना होगा या लैम्डा -4 को 0 रखना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें किस तरह से नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल सकता है। x1 x2 को अगर हम 0 रख देते हैं तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाता है। ट्रिवियल सोल्यूशन हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट इनके कोएफिशिएंट्स का आ जाता है लैम्डा -1 plus 2 and lambda -4. Determinant is equal to 0. This means that lambda square minus 5 lambda plus 6 is equal to 0. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है लैम्डा -1 को मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा -4 से और प्लस 2 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। तो उसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारा ये एक्सप्रेशन बनता है लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर अगर हम कर लें, इसके फैक्टर कर लें तो लैम्डा -3 और लैम्डा -2 दो फैक्टर्स आ जाते हैं। सो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3। हम किसी को भी लैम्डा 1 ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर हम पहले लैम्डा 1 को 2 ले लें और लैम्डा 2 को 3 ले लें तो हम अब आइगन वेक्टर्स की तरफ आते हैं। यानी अगर हम लैम्डा 1 की जगह पर 2 रख देते हैं तो 5b इक्वेशन से देखें, लैम्डा 1 की जगह पर अगर 2 रखते हैं तो 2 - 1 1x माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से अगर लैम्डा की वैल्यू 2 रखें 5b की दूसरी इक्वेशन में तो हमें दूसरी इक्वेशन क्या मिल जाती है, -2x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास ये सेट ऑफ इक्वेशन आता है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0। तो ये असल में एक ही इक्वेशन है, क्योंकि इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें दूसरी इक्वेशन में से तो सेम इक्वेशन आ जाती है, यानी एक इक्वेशन आती है। और वो इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करती है कि x1 को हम इक्वल रख सकते हैं x2 के। तो x1 और x2 इक्वल का मतलब है कि अगर हम कोई भी एक वैल्यू उसको आर्बिट्रेरी नंबर r अगर दे दें, फॉर एग्जांपल x2 को दे दें तो x1 की वैल्यू भी r होगी। और अगर हम यहाँ पर इस वेक्टर में x1 x2 वेक्टर में इसकी वैल्यू दें तो r r वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, r r वेक्टर में भी अगर हम r को वैल्यू दे देते हैं 1 तो ये 1 1 वेक्टर जो है ये आइगन वेक्टर बनता है। बहुत सारे वेक्टर्स यहाँ से जनरेट हो सकते हैं, लेकिन हम एक वेक्टर कोई भी यहाँ पे बता देंगे कि अगर r की वैल्यू 1 रखते हैं तो x1 जो है वो 1 1 वेक्टर आता है। ये आइगन वेक्टर है रिलेटेड विद और एसोसिएटेड विद लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से हम लैम्डा 2 की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें यहाँ से कोई और सेट ऑफ इक्वेशंस मिलेगा
और वहां से फिर हम जब इसकी वैल्यू करते हैं फाइंड, तो x1 विल बी इक्वल टू 1/2 x2, और x2 जो है उसको हम कोई भी आर्बिट्ररी नंबर s ले लेते हैं, और इसको फिर हम लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू s/2। तो हमारा जो वेक्टर जनरेट होगा उसमें जब हम x1 की जगह पर s/2 लिखते हैं और x2 की जगह पर s लिखते हैं, तो ये आइगन वेक्टर आ जाएगा बाय स्पेसिफाइंग द वैल्यू ऑफ s इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने 2 ले लिया। 2 क्यों लिया है? 1 भी ले सकते थे, 2 इसलिए लिया है कि ताकि फ्रैक्शन ना आए, ठीक है ना। अगर 1 ले लेंगे तो 1/2 और 1 आती है, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए s की वैल्यू 2 ले लिए ताकि 1 और 2 आ जाए। तो 1 2 जो है ये एक और आइगन वेक्टर आ गया है विच इज एसोसिएटेड विद द आइगन वैल्यू λ2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है कि जिससे हम आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह से आइगन वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। एक दफ़ा हमारे पास आइगन वैल्यू आ जाए तो आइगन वेक्टर्स फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर हम एक डेफिनेशन पे बात करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स लैम्डा आई एन माइनस ए दैट इज इक्वल टू। तो अगर हम यहाँ से a मैट्रिक्स को लेकर और एक और मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें जो कि ऑर्डर n का हो, तो हम यहाँ से ये जनरेट कर सकते हैं वैल्यू लैम्डा आई एन। पहले तो लैम्डा आई एन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो लैम्डा आई एन जो है उसमें लैम्डा जो है वो जब 0 एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर तो वो 0 दे देगा, लेकिन जो यूनिट एंट्रीज हैं यानी 1 1 एंट्रीज है जो डायगोनल पे आ रही हैं उन सब को लैम्डा में कन्वर्ट कर देगा। तो डायगोनल एंट्रीज पे सब लैम्डा आ जाएंगे और उनमें से जब a को माइनस करेंगे तो उनकी जो एंट्रीज हैं डायगोनल पे a11 a22 a मैट्रिक्स की वो माइनस हो जाएंगी अप टू ANN। और बाकी सारी एंट्रीज में क्योंकि a माइनस कर रहे हैं तो a की सारी एंट्रीज नेगेटिव साइन के साथ हो जाएंगी, 0 माइनस a12 फॉर एग्जांपल। तो ये सारी एंट्रीज जो हैं डायगोनल के अलावा वो नेगेटिव साइन के साथ होंगी। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ a, यानी ये जो लैम्डा आई एन माइनस ए है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है। द इक्वेशन p ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई एन माइनस ए एंड दैट इज इक्वल टू 0। और हम इसको कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई एन माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या है? लैम्डा आई एन माइनस ए, और जब इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। p ऑफ लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम जब हमें आइगन वैल्यू फाइंड करनी होगी या हमें कोई प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व करना होगा जिसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर चाहिए होगा, तो हम इसको ये जो हमने पोलिनोमियल से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको। Okay, let A is some matrix 1 2 minus 1 1 0 1 and 4 minus 4 5. The characteristic polynomial of A is p of lambda is determinant of lambda I3 minus A is equal to, तो ये determinant हमने लिखा और ये determinant जो है ये जब हम evaluate करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा lambda क्यूब माइनस 6 lambda स्क्वायर प्लस 11 lambda माइनस 6, ठीक है। और इस प्रॉब्लम में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ही लिखा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की हमें जरूरत कहाँ पड़ेगी? जब हम आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। लेट A be an n by n matrix, the eigen values of A are the roots of characteristic polynomial of A। ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखा है ना, इसकी जब हम रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो रूट्स कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो इसके जब हम रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी, यानी कि लैम्डा की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है ना। एग्जांपल 12 पे आते हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे, जिसमें कि हम आइगन वैल्यूज और एसोसिएटेड आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स A के, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स A के अभी हमने एग्जांपल की है 11, उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑलरेडी लिख लिया था। अब हम इस पोलिनोमियल से जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज पर या आइगन वैल्यूज पे।
तो इसको जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमें रूट्स मिल जाएंगे या लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो पहला तो थोड़ा सा हम कैलकुलस पे जाना पड़ेगा हमें ये देखने के लिए कि ये जो हमारा क्यूबिक एक्सप्रेशन है इसकी रूट्स क्या क्या हो सकती हैं। तो इसमें अगर आपको याद हो कि हम ये चेक कर लेते हैं कि लैम्डा क्यूब का जो कोएफिशिएंट है उसको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -6 आ जाता है। -6 के जितने भी फैक्टर्स आते हैं वो हम अपने पास नोट कर लेते हैं, जैसे +1, -1, +2, -2, +3, -3 और +6, -6, ये सारे -6 के फैक्टर्स हैं। तो पहले तो हम इनको ज़हन में रख लेते हैं क्योंकि हमारी जो रूट्स होंगी ना यहाँ पर वो इन्हीं में से कोई होंगी। तो पहले तो हम बाय क्या कहते हैं उसको वैसे ही ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि लैम्डा अगर हम यहाँ पे 1 दे दें इस एक्सप्रेशन में तो 1 क्यूब -6 इंटू 1 + 11 इंटू 1 -6, तो ये हमारा आ जाता है 12 -12 और ये 0 रिजल्ट दे देता है। तो अगर हम लैम्डा की जगह 1 रखते हैं तो वो रूट हो सकती है इस पॉलिनोमियल की। इट मीन्स कि जो फैक्टर होगा वो लैम्डा -1 होगा। तो अगर लैम्डा -1 ले लें और लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर +11 लैम्डा और -6 इसको डिवाइड कर दें लैम्डा -1 से, तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6। ठीक है, तो इस तरह से हम मजीद इसको भी अगर फैक्टराइज कर लें तो लैम्डा -2 और लैम्डा -3 ये दो फैक्टर्स इसके आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 3 रूट्स आ जाएंगे, यानी कि लैम्डा 1, 2 और 3। तो अब हम अगर लैम्डा 1 को 1 ले लेते हैं, लैम्डा 2 जो है वो 2 रूट को ले लें और लैम्डा 3 को ले लें, तो फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, हमने लैम्डा I3 माइनस मैट्रिक्स A लिखना है। ठीक है ना, लैम्डा I3 माइनस A मैट्रिक्स जो है हमारा वो ये है। तो जब हम लैम्डा I3 माइनस A करेंगे तो ये इस तरह का मैट्रिक्स आ जाएगा, लैम्डा -1 -2 1 -1 लैम्डा -1 -4 +4 एंड लैम्डा -5। तो हमने वो एक्सप्रेशन लिखा और वहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 भी दे दी साथ ही। ठीक है ना, और राइट साइड पर हमारे पास 0 है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जो वेक्टर मिलता है वो आ जाता है -r/2 r/2 और r। और इसी तरह से हम इसमें r की जगह पर अगर 2 वैल्यू दे दें तो ये जो है इस केस में हमारा x1 या जो पहला आइगन वेक्टर है वो -1 1 और 2 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से जब हम सेकंड वैल्यू देंगे लैम्डा को 2 तो फिर हम लैम्डा को 2 देने से हमारे पास जो वेक्टर बनता है वो -r/2 r/4 और r आता है। और इसमें अगर r को 4 वैल्यू दे दें तो 4 वैल्यू देने से -2 +1 और 4 ये वेक्टर आ जाता है। ये आइगन वेक्टर है लैम्डा 2 के लिए। और इसी तरह लैम्डा 3 अगर 3 ले लेते हैं तो उसके लिए जो हमारा वेक्टर आता है वो -1 1 और 4 आ जाता है। तो ये आइगन वेक्टर है तीसरी आइगन वैल्यू से रिलेटेड। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल 13 में भी ऑलमोस्ट यही काम किया हुआ है कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स फाइंड किए हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखा और उसको इक्वल टू 0 रखा और वहाँ से लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पर केस डिफरेंट इस वजह से है कि लैम्डा की 2 वैल्यूज़ जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गई हैं, एक आयोटा है और एक माइनस आयोटा है। एक रियल वैल्यू है लैम्डा 1 = 3। तो अब हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी लेके जाएंगे और उनको भी देखेंगे कि उनसे रिलेटेड कौन सा वेक्टर है। तो अगर हम लैम्डा 1 को 3 ले लें तो लैम्डा 1 को 3 लेने से जो हमारा वेक्टर आता है वो x1 आ जाता है 1 0 1। अगर हम x2 जो है वो रिलेटेड टू लैम्डा 2 ले लें, लैम्डा 2 की वैल्यू आयोटा ले रहे हैं, तो x2 जो वेक्टर है वो हमारा जनरेट हो जाता है -3 आयोटा r
-3 प्लस आयोटा आर और आर, और इसमें आर को 1 देने से जो हमारा दूसरा आइगन वेक्टर जनरेट होगा x2 -3 आयोटा -3 प्लस आयोटा और 1, ये दूसरी आइगन वैल्यू आयोटा से रिलेटेड है। और इसी तरह से जब हम लैम्डा 3 माइनस आयोटा ले लें तो जो हमारा आइगन वेक्टर आता है वो 3 आयोटा -3 माइनस आयोटा और 1 आ जाता है। ठीक है, x3 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है उसको। तो ये हमारा जो है ना, इस तरह से हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि मैट्रिक्स गिवन है, हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से प्रॉब्लम को स्टार्ट लेंगे और एट द एंड हम जब आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं तो साथ ही हम उनकी आइगन वेक्टर्स भी फाइंड कर लेंगे। अब आपको जहाँ अगर याद हो कि एग्जांपल 9 में हमने एक लीनियर ऑपरेटर लिया था P2 पे डिफ़ाइन किया था और P2 पे ही वो लेके जा रहा था लीनियर ऑपरेटर। तो वहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स A यूज़ किया था और एक मैट्रिक्स B लिखा था किसी और बेसिस के लिहाज से। T सेट था, T-1 1 और T² और हमने एक मैट्रिक्स B जनरेट किया था। ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि जो आपने B मैट्रिक्स फाइंड किया है उसकी बताएं आइगन वैल्यूज़ क्या हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इसका लिखा B मैट्रिक्स का, और वो लैम्डा +2 लैम्डा +1 है। और फिर उसके बाद हमने लैम्डा की वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड की, क्योंकि हम 0 के बराबर रखेंगे तो 0 -2 और -1 वैल्यूज़ आ जाएंगी। और फिर इन तीनों वैल्यूज़ को लेके हम इजीली तीनों इसके आइगन वेक्टर्स जनरेट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या काम किया है, हमने लीनियर ऑपरेटर को या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जिस भी किसी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया है, उस मैट्रिक्स ने हमें डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करके दे दी हैं और उन आइगन वैल्यूज़ से फिर हमने फर्दर आइगन वेक्टर्स जनरेट कर लिए हैं। तो इस लेक्चर में हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की है कि चाहे किसी लीनियर ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी मैट्रिक्स लिख दिया जाए किसी भी बेसिस के लिहाज से हो, तो हम उस मैट्रिक्स को यूज़ करके आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स हमेशा यूनिक होते हैं। यूनिक इन अ सेंस कि अगर 3 आइगन वैल्यूज़ हैं तो वो 3 आइगन वैल्यूज़ आप किसी भी एक बेसिस के लिहाज से मैट्रिक्स जो जनरेट हुआ है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कोई भी मैट्रिक्स यूज़ करेंगे तो आइगन वैल्यूज़ वही जनरेट होंगी जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उससे डिफ़ाइन होती हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसने एक वार्निंग दी है, तो एट द एंड हम इसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि वार्निंग क्या दी है। उसने कहा है कि व्हेन फाइंडिंग the eigenvalues and associated eigenvectors of a matrix A, do not make the common mistake of finding first transforming A to reduced row echelon form B and then finding the eigenvalues and eigenvectors of B. ठीक है, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे के, जो मैट्रिक्स गिवन है A मैट्रिक्स और उसका कहा गया है कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करें, तो उसको पहले रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं, आइगन वैल्यूज़ में हमारा ऐसा कोई केस नहीं है कि हम इसको रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में लेकर जाएं मैट्रिक्स ए को। हमें जस्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखना है, इक्वल टू 0 रखना है, वहाँ से आइगन वैल्यूज आएंगी। टू सी क्विकली हाउ दिस अप्रोच फेल्स, कंसिडर द मैट्रिक्स ए डिफाइंड इन एग्जाम्पल 10। अब कोई भी मैट्रिक्स ए ले लें, ठीक है, इट्स आइगन वैल्यूज आर λ1 इज इक्वल टू 2 एंड λ2 इज इक्वल टू 3। उसने स्पेसिफिक बता दिया है कि एग्जांपल 10 में जो हमने मैट्रिक्स ए लिया है उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो 2 और 3 हैं। ठीक है, अब ए जो मैट्रिक्स था वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 था। व्हेन वी ट्रांसफॉर्म इट टू रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म, अगर हम उसको रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में लेके जाते हैं तो हमें क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा I2। ठीक है, तो अगर वो मिल जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो फिर उसकी जो डायगोनल पे एंट्रीज होंगी वो उसकी आइगन वैल्यूज होंगी। हम कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं कि वो जो 1 1 आ रही हैं वो ही उसकी आइगन वैल्यूज हैं। तो ये तो चेंज हो गई है, असल में तो उसकी आइगन वैल्यूज 2 और 3 है ना, तो इसलिए हमें उसको मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड टू एचलन फॉर्म में नहीं लेके जाना, जस्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना है और उसको इक्वल टू 0 रखना है और वहाँ से रूट्स निकाल लेनी है। ठीक है, ये हमारी 7.1 एक्सरसाइज है और इसमें से जितने प्रॉब्लम बच्चों
यू कैन अटेम्प्ट फॉर योर प्रैक्टिस, तो इसको करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आइगन वैल्यूज़ पर ही मज़ीद बात करेंगे। कुछ ऐसे मैट्रिसेस जनरेट करेंगे, डायगनलाइज करेंगे मैट्रिसेस को, उनको डायगनल मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ताकि हमारी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट करना आसान हो जाए। दैट इज़ एंड फॉर नाउ।